हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर वेक्टर्स का पार्ट नंबर 5, जिसमें क्या कराने वाले हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है ये भी समझाऊंगा, साथ साथ में उसके न्यूमेरिकल्स भी हम इसी लेक्चर में करने वाले हैं। इससे पहले के 4 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स गिवन हैं, क्लिक करके देख सकते हैं, या ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं वो सारे लेक्चर जिसमें मैंने वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन बताया है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन समझाया, उसके न्यूमेरिकल्स कराए हैं, और बोट, रिवर, विंड वगैरह की प्रॉब्लम्स रिलेटिव वेलोसिटी की कराई हैं। फिलहाल प्यारे, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। चलिए, बात आई सबसे पहले कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। सर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है बच्चे, उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ लो, फिर बताऊंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है। जैसे कि बात आई ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, जिसे हम बेस वेक्टर्स भी कहते हैं। बच्चे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन बताता है और उसकी मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। जैसे कोई भी एक वेक्टर है, ए वेक्टर, उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा, एक उसका डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड ऐसे मॉड से डिनोट करते हैं और डायरेक्शन इसे ए कैप से डिनोट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जिस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकल के आ जाता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये देखिए, मैग्नीट्यूड नीचे ले आए, ये आ जाएगा। कोई भी यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, पूरी डिटेल मैंने वहां बताई थी। लेकिन अगर कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसका जो भी यूनिट वेक्टर है हम उसे हमेशा किससे डिनोट करते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस ले ली और बाहर की तरफ जेड एक्सिस ले ली। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है हमने, बाहर की तरफ जेड एक्सिस जो मैं यहां बना रहा हूं, आप इमेजिन करिए कि जेड एक्सिस बाहर की तरफ है। तो कोई भी अगर यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होता है तो उस यूनिट वेक्टर को आई कैप से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग होता है जे कैप से डिनोट करते हैं। जेड एक्सिस के अलोंग होता है तो उसे के कैप से डिनोट करते हैं। तो आप देखिए, ये तीनों आई कैप, जे कैप और के कैप जो बाहर की तरफ है, इस तरीके से इन तीनों के बीच आपस में कितना एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ऐसे 3 वेक्टर्स जिनके बीच, जो तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल है, दैट यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड, द ट्राइड ऑफ दीज यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर्स या फिर बेस वेक्टर्स। ठीक है प्यारे, चलिए अभी आगे बात आई कि सर जी ये आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या चीज़ होती है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, बच्चे जैसे आपने लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या पढ़ा था, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा था। कोई भी 2 वेक्टर्स का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। जैसे एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ये लिया, इस तरीके से ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर इनसे पूछा जाए कि भैया इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो तो कैसे निकालते हो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, एक के बाद एक ट्राइंगल की सेम ऑर्डर में बनाई तो तीसरी क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमने रिजल्टेंट पढ़ा था, रिजल्टेंट निकालना, जिसे हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता है प्यारे, बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये होता है किसी भी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट जब हम निकालते हैं तो उसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। और अगर एक वेक्टर को 2 पार्ट्स में अगर हम तोड़ दें तो उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू 2 वेक्टर्स। कोई भी आपको एक इस तरीके से वेक्टर दे रखा है, ये जैसे मान लें आर वेक्टर दे रखा है, आपने इसको 2 वेक्टर्स में इस तरीके से तोड़ें कि उन दो वेक्टर्स का जो इफेक्ट आए, उन 2 वेक्टर्स का जो भी इफेक्ट रिजल्टेंट आए वो बिल्कुल इसी की तरह आए, तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या बोला मैंने, बोले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स कितने में भी तोड़ सकते हैं, इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट
इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। जैसे हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ें कि उन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आए वो गिवन वेक्टर के ही बराबर हो जाए, तो इस प्रोसेस को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। और वो जो दो पार्ट्स, दो वेक्टर्स आते हैं जिनको हमने तोड़ा है, जिसमें हमने एक गिवन वेक्टर को तोड़ा है, उन दो वेक्टर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स या कंपोनेंट वेक्टर। जैसे ये एक वेक्टर है, इसे हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक वेक्टर हमने इस तरीके से ऐसे ले लिया, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे ले लिया, देखिए ये मान लें ए वेक्टर है, ये मान लें सी वेक्टर है, तो देखिए सॉरी बी ले लेते हैं, चलिए। तो ये एक गिवन वेक्टर को हमने दो वेक्टर्स में तोड़ा है। अब आप देखिए, अगर इन दो वेक्टर्स का इफेक्ट देखा जाए, रिजल्टेंट इफेक्ट, तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इफेक्ट यही तो आएगा। तो देखिए इस वेक्टर को अगर हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं, ऐसे और ऐसे, तो इसकी जगह हम ये दो बना सकते हैं, इसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक गिवन वेक्टर को, एक आर वेक्टर है, ये इसको मैंने ऐसे और ऐसे तोड़ा। इस गिवन आर वेक्टर को तोड़ने के और भी तरीके हैं। जैसे ये गिवन आर वेक्टर है, देखिए इस तरीके से, इसको हमने ए इतना बड़ा बनाया था, ए हम और बड़ा बना सकते हैं। देखिए ए अगर हमने इतना बड़ा बना दिया तो बी इसका ये हो जाएगा, बी वेक्टर इसका ये हो जाएगा। तो एक गिवन आर वेक्टर को हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया, इसमें और इसमें, कि इन दोनों का रिजल्टेंट वही आए। तो इस गिवन वेक्टर को दो पार्ट्स में, दो वेक्टर्स में ब्रेक करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और ये जो ए वेक्टर और दो वेक्टर आए, ए वेक्टर और दो वेक्टर, ये इसके क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्यारे? लेकिन आप ये देखिए, जैसे ये अलग अलग तरीका था। जैसे यहाँ आर वेक्टर को मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर में तोड़ा था, इस आर वेक्टर को ए और बी लिखने की बजाय मैं यहाँ सी और डी लिख दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ए अलग है, सी अलग है, बी अलग है, डी अलग है। तो इस आर वेक्टर को मैंने दो कंपोनेंट्स में तोड़ा, यहाँ भी दो कंपोनेंट्स में तोड़ा, लेकिन इन दोनों ही केसेस को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। लेकिन अगर इस आर वेक्टर को इस तरीके से दो कंपोनेंट्स में तोड़ा जाए, एक ऐसे और एक ऐसे, कि सच दैट वो जो कंपोनेंट्स में तोड़ा है हमने आर वेक्टर को, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर में जो हमने तोड़ा, देखिए इसको हमने इसमें और इसमें तोड़ लिया, सच दैट उन दोनों वो दोनों वेक्टर जो कंपोनेंट वेक्टर्स आए हैं एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे हैं। तो ये जो रिजोल्यूशन होता है, इस रिजोल्यूशन को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर। और ये जो दो कंपोनेंट्स आए हैं इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अभी फिर से डिटेल बता रहा हूँ। फिलहाल ये आर वेक्टर को हमने दो में तोड़ा था, तो यहाँ पे आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। यहाँ पे हमने आर वेक्टर को दो में तोड़ा था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये ए बी इसके कंपोनेंट्स हैं, सी डी इसके कंपोनेंट्स हैं। ऐसे यहाँ पे आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट्स हो गए, लेकिन कैसे कंपोनेंट्स? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी इसका और एग्जांपल देखिए, क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। मैंने अभी आपको बताया, व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर ब्रेकते हैं, देन द कंपोनेंट्स सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर। ये दो जो होंगे ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, जिसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। एक तरीका और है, ये देखो आर वेक्टर इस तरीके से था, इसे हम ऐसे और ऐसे भी तोड़ सकते थे, या फिर ऐसे भी तो तोड़ सकते थे। एक वेक्टर ऐसे ले लेते पी वेक्टर, ये आर वेक्टर है, पी वेक्टर ऐसे ले लेते और क्यू वेक्टर ऐसे ले लेते। ये देखिए क्यू वेक्टर यहाँ से उठा के अगर हम यहाँ बना दें तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पे इस आर वेक्टर को ऐसे और ऐसे बनाया, फिर से ही उतना बड़ा बना रहा हूँ इस तरीके से। ये लीजिए, ये आर वेक्टर मैंने बनाया। अब की बार ये जो पी वेक्टर है ये तो ऐसे ही बना दें, जबकि क्यू वेक्टर जो है वो इसके आगे बनाने की बजाय यहाँ बना दें। ये लीजिए, यहाँ बना दिया। तो भी तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दो वेक्टर्स के बीच का ये रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरीके से। तो ये दोनों क्या हो गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जिसे हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं और ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ओके प्यारे, जो अभी आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। क्या, जैसे मान लें कि एक कोई बॉक्स है इस तरीके से, यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लें इस पे फोर्स लग रही है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। मान लें कौन सी, एफ फोर्स लग रही है, एफ वेक्टर लग रही है। अगर हमें इसे रिजॉल्व करना है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, 90 डिग्री के दो कंपोनेंट्स बनाने हैं। मान लें ये इस तरीके से एक्स एक्सिस है
और ये इस तरीके से y एक्सिस है, ठीक है। अभी इसे हमें दो कंपोनेंट्स में तोड़ना है। अब दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो उसमें से एक कंपोनेंट तो ऐसा आएगा, ये लीजिए मैंने बना दिया ये कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट अगर इसी पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक कंपोनेंट आपका आ जाएगा ये इस तरीके से, ये हमने बना दिया दूसरा कंपोनेंट। क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग है तो हम इसको डिनोट कर दे रहे हैं fx वेक्टर से, और ये वाला कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग है तो इसे डिनोट कर दे रहे हैं fy वेक्टर से। लेट ये जो x एक्सिस से एंगल बन रहा है f फोर्स का, इसे हम डिनोट कर दे रहे हैं थीटा से। इस पॉइंट को o लिख दे रहे हैं, a लिख दे रहे हैं, b लिख दे रहे हैं, C लिख दे रहे हैं। अब आप ये देखिए कि F वेक्टर को अगर हमने दो पार्ट्स में तोड़ा, कंपोनेंट में तोड़ा, तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो निकलना तो F वेक्टर ही है ना। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दो वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, उनका रिजल्टेंट डायगोनल से मिलेगा। तो क्या हम F वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, Fx वेक्टर प्लस Fy वेक्टर। ऑब्वियसली F वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों का ही तो रिजल्टेंट होगा। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अभी आप ये देखिए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो हम ऐसे लिख सकते हैं, Fx वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और Fx वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा जो डायरेक्शन बताएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये इसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर में और उसका डायरेक्शन होगा जो उसके यूनिट वेक्टर से पता चलेगा। अब एक बात है बेटा, जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे वेक्टर लगा के मॉड भी लगा सकते हो या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो Fx, और ऐसी Fy वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिर्फ Fy भी लिख सकते हो। और तो और बेटा जो Fx कैप है, Fx कैप एक यूनिट वेक्टर है जो किसका डायरेक्शन बता रहा है, Fx वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। लेकिन आप देखिए Fx वेक्टर जो है खुद चूंकि x एक्सिस के अलोंग है, तो अभी आपने यूनिट वेक्टर्स पढ़े कि x एक्सिस के अलोंग कोई भी यूनिट वेक्टर होगा तो उस यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट कर सकते हैं, बजाय Fx कैप के हम इसे i कैप से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे y एक्सिस के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसे किससे डिनोट कर सकते हैं, j कैप से कर सकते हैं। तो देखो कोई भी एक f वेक्टर की फोर्स है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं पे आपको फोर्स ऐसी लिख के दिख जाए जैसे 4i कैप प्लस 3j कैप ऐसी लिखी दिख जाए, इसका मतलब आप समझ जाना कि कोई भी एक फोर्स थी F वेक्टर, उसको जब रिजॉल्व किया गया दो कंपोनेंट्स में, एक x एक्सिस के अलोंग एक y एक्सिस के अलोंग, तो x एक्सिस के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड आया 4 एंड y एक्सिस के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड आया 3। देखो ये मैग्नीट्यूड बताते हैं, ये 4 Fx हो गया और 3 Fy हो गया। तो ये हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग कितने हैं। ऐसे ही बेटा अगर कहीं पे आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए 4i कैप माइनस 3j कैप, इसका मतलब भी यही है कि इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया होगा जिसमें x एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड आया होगा 4 और y एक्सिस के अलोंग अगर मैग्नीट्यूड -3 लिखा है, इसका मतलब जैसे ये वाली ऐसे फोर्स थी तो जब हम रिजॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग किया तो दोनों प्लस प्लस आए, दोनों प्लस प्लस आए, लेकिन एक प्लस एक माइनस, y एक्सिस के अलोंग माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि y एक्सिस नेगेटिव में है और x एक्सिस पॉजिटिव में है। इसका मतलब जो f वेक्टर रहा होगा वो इस केस में ऐसा रहा होगा कि जब उसे रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट उसका fx कंपोनेंट जो है उसका पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग आया होगा और fy कंपोनेंट उसका नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग आया होगा। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे ही अगर दोनों माइनस माइनस है तो आप समझ जाओ फिर वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया दोनों प्लस प्लस थे, ऐसे एक प्लस एक माइनस आया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बना। ऐसे दोनों अगर माइनस है तो अपने आप समझ जाइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी इस तरीके से वो फोर्स ऐसे रही होगी, तभी उसको हम जब रिजॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, एक कंपोनेंट नेगेटिव x एक्सिस एक कंपोनेंट नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग आएगा। अगर जैसे यहाँ पे -4i कैप और -3j कैप होता। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्यारे? इसको नोट करो। फिर इसे हटा के मैं कुछ और बता रहा हूँ। जैसे कि बच्चे आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे fx i कैप प्लस fy j कैप आ गया। ये तो मैंने इस तरीके से एग्जाम्पल में अपने मन से 4 और 3 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर हम fx और fy जो दो कंपोनेंट्स हैं, अगर एक गिवन आपको वेक्टर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है और वो बोले fx का मैग्नीट्यूड निकालो, fx का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकालो और fy का मैग्नीट्यूड निकालो कितना होगा। अगर
एफ का मैग्नीट्यूड दे रखा है और थीटा दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो इन दोनों के टर्म्स में ये दोनों वैल्यूज कैसे निकालें। जैसे अभी तो मैंने इसे 4 लिख दिया था और इसे 3 या -3 लिख दिया था, लेकिन अगर ये गिवन है, ये गिवन है, तो एफ एक्स के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड और एफ वाई के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपली ट्राइंगल ले लीजिए ओ ए सी। ओ ए सी में अगर आप साइन थीटा लें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइड कौन सी है इस ट्राइंगल की, थीटा के सामने वाली ए सी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाली OC। ठीक है, तो ये AC अपॉन OC हो गई। अब बच्चे ये बताओ AC जो है, AC तो खुद OB के बराबर होगी, और OB पे क्या लिखा है, OB पे लिखा है FY, तो हम यहाँ लिख सकते हैं FY। फिर से AC खुद इसके बराबर होगी, तो हमने यहाँ पे FY लिख दिया। FY वेक्टर नहीं लिखोगे, सिर्फ FY लिखोगे। काय को बेटा, AC एक लेंथ है और किसी भी वेक्टर की जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बताती है, तो मैग्नीट्यूड के साथ ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगेगा। ऐसे ही जो OC है, OC के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर है, F वेक्टर है, लेकिन OC एक मैग्नीट्यूड बताएगी वेक्टर का, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ F लिखेंगे। तो लो FY निकालना है, तो F इधर चला गया, तो आ गया कितना, FY आपके पास आ गया FY इज इक्वल टू F साइन थीटा। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम cos ले लेते तो cos का फॉर्मूला होता है प्यारे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इस ट्राइंगल का बेस देखें तो बेस है OA, और हाइपोटेन्यूज देखें तो हाइपोटेन्यूज फिर से है OC। तो OA की जगह क्या लिख सकते हैं, OA की जगह उसकी लेंथ यानी FX, OA पे है FX, और OC पे क्या है, किसका मैग्नीट्यूड, F का। तो ये लीजिए FX कितना आ गया, FX इज इक्वल टू F cos थीटा। इस तरीके से इस फॉर्मूले से Fx और Fy निकाल सकते हैं। अभी इसके और एग्जांपल्स देने वाला हूं, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू Fx की जगह आ जाएगा F cos थीटा आई कैप, और Fy की जगह F साइन थीटा। जो भी वैल्यू डाल के आएगा वो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में कैसे आने वाला है वो हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ थ्योरी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि ऐसे ऐसे ही निकल सकता है। दूसरी बात, थीटा भी निकाल सकते हैं Fx और Fy के टर्म्स में। बच्चे अगर इसी ट्राइंगल में अगर आप tan थीटा निकाल लो, यहाँ लिख रहा हूँ, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड है AC और बेस है OA, तो AC अपॉन OA हो जाएगा। AC खुद आप देखें इसके बराबर है, Fy लिख देंगे AC की जगह, जबकि OA खुद इसका Fx का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे लिख देंगे Fx। तो इस फॉर्मूले से अगर Fy Fx दे रखे हैं तो थीटा भी निकाला जा सकता है। तो एक फॉर्मूला और देख लो बच्चे, क्योंकि F जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है बच्चे, तो आप इस ट्राइंगल में देखें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। OC की जगह हम लिख देंगे F, ये F है, इसकी जगह F लिख देंगे, OA की जगह लिख देंगे FX, और AC की जगह हम लिख देंगे ये OB जो कि है कितना FY। तो ये लीजिए, इससे F का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू अंडर रूट FX स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे मैंने आपको 1 2 3 4 और इस तरीके से ये 5वां फॉर्मूला बताया। अब इसके एग्जाम्पल्स और मैं बताने वाला हूँ जिससे बिल्कुल ये दिमाग में बैठ ही जाए। फिलहाल इतनी चीज़ नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, नोट कर लीजिए। तो प्यारे, आपने देखा जैसे एक वेक्टर था F वेक्टर, उसको जो हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो एक Fx वेक्टर, एक Fy वेक्टर। तो जो Fx की वैल्यू आई, अगर F की वैल्यू दे रखी है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो Fx कितना होगा वो आपने देखा F cos थीटा, और Fy कितना होगा वो होगा F sin थीटा। जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे F ही हो, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। और ये कैसे याद रखें कि किस तरफ साइन आएगा, किस तरफ कॉस आएगा। सर F तो दोनों में आ रहा है, एक तरफ साइन आ रहा है, एक तरफ कॉस आ रहा है, ये कैसे याद रखें। तो इसके लिए देखिए प्यारे, जैसे आपको एक यहाँ पे दे रखा है P वेक्टर, इसको कहा गया रिजॉल्व करिए दो कंपोनेंट्स में, एक ऐसे और एक ऐसे। ये एंगल अगर आपको ये थीटा दे रखा है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, ये x एक्सिस के अलोंग है तो इसे px से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये y एक्सिस के अलोंग है तो इसे py से डिनोट कर दे रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बेटा, जैसे यहाँ पे fx का मैग्नीट्यूड f cos थीटा आया था, f sin थीटा आया
आया था ऐसे पी एक्स कितना आ जाएगा, पी कॉस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, पी साइन थीटा। आपको क्या याद रखना है कि इधर की तरफ कॉस थीटा, इधर की तरफ साइन थीटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जैसे अगर मान लें कोई एक क्यू वेक्टर है, इस तरीके से मैंने बना दिया, अगर इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक तो ऐसा होगा, तो बेटा दूसरा कैसा आएगा, ऑब्वियसली एक इसके लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा, तो दूसरा राइट हैंड की तरफ आएगा, इस तरीके से कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकले। तो ये अगर Q दे रखा है, ये थीटा है, तो बताओ ये अगर Q है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, Q cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, Q साइन थीटा। लेकिन एक बात सुन लो, इसका मतलब ये नहीं है कि इधर की तरफ हमेशा कॉस ही लेना है, इधर की तरफ हमेशा साइन ही लेना है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरफ भी थीटा होगा उस तरफ कॉस होगा और उसके अपोजिट साइड साइन होगा। इसी क्वेश्चन में अगर थीटा इधर की, ये दो कंपोनेंट्स में अगर हमने तोड़ा और थीटा इधर की तरफ दे रखा होता, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो P साइन थीटा नहीं रहता, वो P कॉस थीटा हो जाता, और ये P साइन थीटा हो जाता। यानी किस तरफ कॉस लगना है, जिस तरफ थीटा दे रखा है उस तरफ कॉस लगना है और उसके ऑपोजिट साइड साइन लगना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, अगर ये v वेक्टर इस तरीके से दे रखा है और कहा गया इसे रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट अगर आप ये बना रहे हो, दूसरा कंपोनेंट ये बना रहे हो, तो अगर ये थीटा है तो बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होगा इसका, अगर ये v है तो ये हो जाएगा v cos थीटा, थीटा के साथ cos लगेगा और उसके अपोजिट साइड v sin थीटा लगेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। एक और बात, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर था, हमने इसे ऐसे रिजॉल्व किया, इसे ऐसे, एक कंपोनेंट x एक्सिस, एक y एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस ही ले रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग ही हो, कैसे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो वेक्टर है, मान लें कि ये r वेक्टर है, इसे हमने रिजॉल्व करना है, तो एक वेक्टर हमने ऐसे लिया अगर इसका, ठीक है, तो दूसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऐसे ले सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से अगर हम ये लें, ये ऐसे, तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर ऐसे। अगर ये एंगल थीटा है तो आप देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये r है, तो इधर वाला हो जाएगा r cos थीटा और इधर वाला हो जाएगा r साइन थीटा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। जो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे होना जरूरी है, ना कि ये कि एक एक्स एक्सिस के एक वाई एक्सिस के अलोंग हो ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, बस आपस में 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो थीटा वाली साइड कॉस लगेगा, उसके ऑपोजिट साइड साइन लगेगा। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और जैसे यहाँ पे f इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर आया, ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए जो p है, p इज इक्वल टू अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर हो जाएगा। और अगर टेन थीटा यहाँ पे निकालें तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगी पी वाई और बेस हो जाएगा पी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा पी वाई अपॉन पी एक्स। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं बेटा। ये सारी चीज़ें नोट कर लो, ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। 11th की फिजिक्स में भी कई जगह ये यूज़ है आगे चैप्टर्स में, और 12th में भी यूज़ है वेक्टर्स का, इसलिए वेक्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है प्यारे, चलिए अभी बात आई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। बच्चे 3 डायमेंशन में अब हमें रिजॉल्व करना है। 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन का मतलब क्या है, जैसे अभी आपने रिजॉल्व किया था सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, अभी हमें तीसरी एक्सिस के अलोंग भी रिजॉल्व करना है। वो मैं तीसरी एक्सिस बोर्ड पे नहीं बना सकता, लेकिन आपको समझना होगा। अगर ये जैसे वेक्टर है, मान लें कोई एक ए वेक्टर है, तो उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करें, एक्स एक्सिस के अलोंग मान लें ए एक्स वेक्टर, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग करें, इसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आया ए वाई वेक्टर, और बाहर की तरफ जो जेड एक्सिस होगी वो मैं यहाँ नहीं बना सकता, चलो इधर बना दे रहा हूँ इस तरीके से। जेड एक्सिस, ये लीजिए जेड एक्सिस बना दी मैंने, जेड एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा उसे हम लिख देंगे ए जेड वेक्टर। क्योंकि जैसे पहले सिर्फ ये वेक्टर को हमने 2 पार्ट्स में रिजॉल्व किया था, तो हम ऐसे लिख सकते थे कि ए वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट होगा ए एक्स वेक्टर का और ए वाई वेक्टर का। लेकिन अब 3 एक्सिस के अलोंग का रहा है, तो हम लिख सकते हैं ये जो वेक्टर है ये ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, इन तीनों का रिजल्टेंट है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। जैसे अभी मैंने कहा कोई फोर्स अगर आपको ऐसी लिखी दिखाई दे 4i कैप प्लस 3j कैप, तो आप समझ जाओगे उसको एक्स एक्सिस के अलोंग जब ब्रेक किया था तो उसका
मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 4 था, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 था। लेकिन अब आपको अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे जाए इस तरीके से, इसका मतलब यह है कि उस फोर्स को हमने 3 एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व किया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जिसमें जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसका मैग्नीट्यूड 6 है। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। माइनस होगा यानी नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसे रिजॉल्व किया गया है। ये ठीक है प्यारे। एक बात और देखिए, अभी जैसे आपने देखा था कि एफ वेक्टर को हमने दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया था, एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई। तो एक तो ये रिलेशन हो गई थी कि एफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर। ऐसे ही अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा था, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन अब क्योंकि 3 एक्सिस के अलॉन्ग है, एक बार फिर से अगर कहीं पे एफ वेक्टर इस तरीके से लिखा था 4i कैप प्लस 3j कैप, और आपसे कहा जाता कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, एफ निकालो, तो सिंपली जैसे एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या करते थे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसे लिखा आ गया आपके पास तो बेटा जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट अब की बार एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर होगा। यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स थे तो 2 लिख रहे थे, यहाँ 3 है तो 3, यानी अगर ऐसे लिखा है तो रिजल्टेंट फोर्स का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसे ऐसे निकालोगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, बोले अरे सर यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए। अरे प्यारे, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है कि नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड ही लिखना है, वो तो 6 ही है, और अगर यहाँ -6 भी लिख दो तो उसका स्क्वायर होके वैसे भी +6 ही हो जाना है। -6 का स्क्वायर भी +6 के स्क्वायर के बराबर ही होता है, इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखोगे, माइनस वाइनस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है प्यारे, इसको नोट कर लो। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, इस तरीके से निकालना है। ठीक है बच्चे, अभी बात आई आपकी हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर एंड हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं। कोई भी वेक्टर दे रखा है आपको, कोई भी वेक्टर आपको दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है बच्चे, बोल रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अभी मैंने बताया वैसे इसका भी निकालेंगे। किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपली आप क्या करोगे, जो भी मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगा उसका स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना है। ये हो गया 9 + 25 इज इक्वल टू √34। ऐसी माइनस कुछ और 6j कैप 7j कैप लिखा होता तो यहाँ पे और आ जाता। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। कोई एक बी वेक्टर है इस तरीके से, i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप लिखा है, तो इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे, √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर करने पे वैसे ही हट जाएगा। 1 + 4 + 9 इज इक्वल टू √14। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। अब बात आई हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स में आने वाला है। हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है प्यारे। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर में समझाया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो लीजिए वेक्टर तो ये पूरा लिखा हुआ ही है 3i कैप प्लस 5j कैप, और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए जो कितना आया √34। ये सिंपली यूनिट वेक्टर हो गया। ये देखिए, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/√34 i कैप प्लस 5/√34 j कैप। ठीक है, इसका देख लीजिए, अगर b कैप निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो आपका था i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, और डिवाइड कर दें इसके मैग्नीट्यूड से जो कितना था 14। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√14 i कैप -2/√14 j कैप प्लस 3/√14 k कैप। तो बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक और चीज यहाँ पे वेरीफाई कर लो प्यारे, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा
1 होता है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चलो लेट्स चेक कि इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा नहीं आएगा। अभी मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर वो i j k के टर्म्स में ऐसे दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के अलॉन्ग हैं कंपोनेंट्स, उनका स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। 1/√14 का स्क्वायर प्लस 2/√14 का स्क्वायर प्लस 3/√14 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आएगा। लेट्स सी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/14 प्लस 4/14 प्लस 9/14। इसका एलसीएम शेल्सियम लीजिए, ये हो गया √14/14, जो कितना आ गया, √1 = 1। अरे 1 आ गया, अरे इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। ऑब्वियसली 1 तो आना ही चाहिए था, यूनिट वेक्टर होता ही वही है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो बेटा इससे हमें ये पता चल गया कि जो हमने यूनिट वेक्टर का, इसका यूनिट वेक्टर जो निकाला था ये बिल्कुल सही निकाला है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। ऐसे ही इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप खुद चेक करो और देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। बोल रहे हैं कैन द वॉक ऑफ अ मैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बोले सर रिजोल्यूशन क्या है, वो आपने बता तो दिया क्या, लेकिन रियल लाइफ में भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स किसी काम का है? जी हाँ, जो भी हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं जनरली सारी चीज़ें रियल लाइफ से ही रिलेटेड होती हैं प्यारे। क्या है ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स रियल लाइफ से कैसे रिलेटेड है? कई तरीके से रिलेटेड है। वेक्टर्स तो बहुत ही रिलेटेड हैं हमारी डेली लाइफ से। जब हम चलते हैं प्यारे, तो चलते कैसे हैं वेक्टर्स के हिसाब से। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का एग्जाम्पल है हमारा चलना भी, कैसे वो एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं। तो आप देखिए, जब हम इस तरीके से ऐसे 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 चलते हैं प्यारे, ये चले ये चले ये चले, तो जो हमारा पीछे वाला कदम होता है, पीछे वाला कदम वो हमेशा टेढ़ा हो जाता है। आगे वाला तो आगे रखा हो, पीछे वाला टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़े पैर से हम जमीन को धक्का मारते हैं। ऐसे धक्का मारते हैं तो हम आगे जाते हैं, लेकिन धक्का मार के आगे कैसे जा पाते हैं वो हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से समझाना है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा। तो है क्या, ये देखिए पैर से, ये वाला पैर टेढ़ा है, टेढ़े पैर से हम इस तरीके से जमीन को धक्का मारते हैं एक पैर से। जब धक्का मारते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ से द ग्राउंड गिव्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इस तरीके से इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। अगर इस रिएक्शन को हम रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट्स में, एक अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन, अगर मान लें ये एंगल थीटा है, तो बताओ इस डायरेक्शन के अलोंग अगर ये आर है तो इधर कितना कंपोनेंट आएगा, आर कॉस थीटा, और ये आर है तो इधर की तरफ कितना आएगा, आर साइन थीटा। तो आप ये देखिए, ये आर साइन थीटा तो क्या करेगा, किसके इक्वल एंड अपोजिट है, हमारे वेट के, हमारे वेट को बैलेंस करेगा। वेट के इक्वल एंड अपोजिट होगा, हमारे वजन को सहेगा, वजन को बैलेंस करेगा। तो ये तो इसको बैलेंस करेगा, बचा कौन, इसको हमने तोड़ा था इसमें और इसमें, ये तो खत्म हो गया टूट के, इसने इसको बैलेंस कर दिया, ये बच गया। ये क्या करेगा, यही कंपोनेंट, यही जो फोर्स लग रही है, रिएक्शन एक तरीके की फोर्स है, ये जो फोर्स लग रही है हमारी किस डायरेक्शन में लग रही है, आगे की तरफ लग रही है। यही फोर्स जो आगे की तरफ लग रही है, यही फोर्स विल हेल्प अस टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब हम पीछे की तरफ टेढ़े डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट आगे मिलता है, उसका एक कंपोनेंट ऊपर हमारे वेट को बैलेंस करता है, एक कंपोनेंट आगे चलने में मदद करता है। ठीक है प्यारे, तो नोट कर लीजिए और अपने वर्ड्स में इसको लिखिए। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है रियल लाइफ से, जैसे लॉन रोलर हम चलाते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से ये लॉन रोलर होता है ना, ये घास फूस पे चलाया जाता है, उसको ज़मीन को, मिट्टी को एकसा करने के लिए, ताकि जो जड़ें हैं ग्रास की वो आसानी से दब के मिट्टी में अच्छे से फंस जाएं। फिलहाल ये लॉन रोलर इस तरीके से हाथ से ऐसे चलाया जाता है। इसको चलाने के दो तरीके होते हैं। क्या, या तो आप इसको पुश करके चलाओ, ऐसे धक्का मारते हुए चलाओ, या खींचते हुए चलाओ, दोनों तरीके से चला सकते हो। तो क्वेश्चन ये है, विच इज ईजियर, पुशिंग अ लॉन रोलर और पुलिंग अ लॉन रोलर? पुश करते चलाना ज़्यादा आसान है या फिर खींचते हुए चलाना, पुल करते हुए चलाना ज़्यादा आसान है? ये देखिए, एक तरीके का लॉन रोलर मैंने यहाँ बना दिया।
एक इंसान थोड़ा सा पतला है, सूखा साखा, चला पाएगा नहीं, चलो चला ही लेगा। मान लो कि ये देखो इस तरीके से इसको धक्का मारते हुए ऐसे चला रहा है, जबकि ये खींचते हुए चला रहा है। ये कर रहा है इसे पुश और ये कर रहा है इसे पुल। तो क्वेश्चन है विच इज इजियर, पुशिंग अ लॉन रोलर और पुलिंग अ लॉन रोलर। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, इसे ध्यान से समझिए क्या है। बच्चे आप देखिए, अगर लॉन रोलर को इस तरीके से फोर्स से पुश करेंगे तो पुश करने से क्या होगा, इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे पहले इसको देखो। अगर ये इस तरीके से ऐसे फोर्स लग रही है पुल करते समय, इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। अगर ये थीटा है तो एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा, थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक फोर्स इस पे और लग रही होगी लॉन रोलर पे। कौन सी फोर्स लग रही होगी, कौन सी फोर्स, एक लग रही होगी इस पे इसका वेट। तो आप देखिए एफ साइन थीटा वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अगर इसका वेट मान लें कि 100 न्यूटन है, ठीक है, और एफ साइन थीटा की वैल्यू आ रही है मान लें 20 न्यूटन, तो आप देखिए वजन 100 न्यूटन का था, लेकिन उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगी 20 न्यूटन की, जिसकी वजह से इसका इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा, हाँ इसका इफेक्टिव वेट सिर्फ 80 न्यूटन रह जाएगा। और ये जो एफ कॉस थीटा है इसे आगे खिसकाने में हेल्प करेगी, जैसे चलने में एफ कॉस थीटा आगे हेल्प कर रही थी। लेकिन इसका वेट कितना रह गया, सिर्फ इसका 100 - 80। इफेक्टिव वेट जो है, इफेक्टिव वेट इसका डिक्रीज हो गया, इफेक्टिव वेट डिक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन इस केस में देखिए, जब इस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे तो एक फोर्स ऐसे रिजॉल्व करें, एक ऐसे रिजॉल्व करें। ये एंगल अगर थीटा है तो इधर की तरफ आएगी एफ कॉस थीटा और इधर की तरफ आएगी एफ साइन थीटा, ठीक है बच्चे। और ये इसका वेट लग रहा था नीचे, वो तो लगेगा ही लगेगा। इस केस में देखिए एफ कॉस थीटा फोर्स जो है ये तो इसे आगे चलने में हेल्प करेगी ही करेगी लॉन रोलर को, लेकिन जो एफ साइन थीटा इस केस में ऊपर लग रही थी, जो वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से वेट को कम कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी, लेकिन जिस डायरेक्शन में वेट है एफ साइन थीटा उसी डायरेक्शन में एक फोर्स नीचे और लगने लगी। यानी लॉन रोलर का अपना वेट W तो था ही था, 100 न्यूटन का तो था ही था, हमारी फोर्स लगाने से इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ और लगने लगेगी 20 न्यूटन की, तो इसका इफेक्टिव वेट 100 + 20 और नीचे की तरफ धंस जाना है, 120 न्यूटन का वेट हो जाना है, जिसकी वजह से इसका वजन ज़्यादा होने से हमें परेशानी होगी और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ये हल्का महसूस होगा और ये भारी महसूस होगा, तो हम कहेंगे इसका इफेक्टिव वेट इंक्रीज हो जाना है। क्या हो जाना है, इंक्रीज हो जाना है। तो विच इज ईजियर, ऑब्वियसली pulling a lawn roller is easier. Why? Because when we pull a lawn roller, then if we resolve the applied force into two components, then the vertical force will decrease the effective weight of the roller, while in this case the vertical force acts in downward direction which increases the weight, thus pulling is easier. समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, नोट कर लीजिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो प्यारे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की ये थी पूरी थ्योरी। जितनी थ्योरी है उतने ही न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के पार्ट को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 2 पार्ट्स में। ये थ्योरी थी, न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे दे रखा है या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी पहले थ्योरी कर लीजिए, फिर हम आएंगे अपने न्यूमेरिकल्स पे। फिलहाल बच्चे आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। Thank you very much and all the best for your exams.